देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली की एम्स लाया गया। रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए। वे देश के पहले सिख और लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन परिचय। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गांव में हुआ था। पिता का नाम गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल की डिग्री हासिल की। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी चुने गए। 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम किया। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए। 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। साल 2004 से साल 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो। उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को भी बचाते थे। बहुत ही जो है सादगी से रहते थे। कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रह की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप? आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में वो इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में जब वो थे, बिल्कुल
उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था। पिताजी उनके तो वहां पेशावर में काम करते थे, तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया और इसके बाद जो है पढ़ाई में अव्वल थे और उसके बाद उन्होंने टॉप किया अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी, हाई स्कूल लेवल पे, और इसके बाद में भी और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी, और बाद में विदेश भी गए और देश में तमाम पदों पे रहे। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका सोच, इन तीनों ने जो भारत को मजबूत बनाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया और कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिसके चलते देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल गई। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं मनमोहन सिंह के कुछ बड़े फैसले जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बड़े फैसले। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जुलाई 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया और अपनी सूझबूझ से इस देश को निकाला था। 1991 ऐसा समय था जब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया। देश में महंगाई दर कंट्रोल से बाहर हो गई। हालात यहां तक खराब हो गए कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक संकट के बीच भारतीय करेंसी रुपया क्रैश हो चुका था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह 18% तक लुढ़क गया। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत आसमान तक पहुंच गई। यह ऐसा समय था जबकि भारत के पास महज 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। राजकोषीय घाटा करीब 8% और चालू खाता जो घाटा था वो 2.5% तक पहुंच गया। ऐसे हालातों में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 में आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए। आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत अन्य संस्थानों के पास भारतीय सोना गिरवी रखने का फैसला किया और लगभग 60 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साल 2004 में जब कांग्रेस की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने चुनाव जीता तो ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही थी कि सोनिया गांधी पीएम पद को स्वीकार करे, जबकि विपक्ष उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा था। इस उधेड़-बुन के बीच पूर्व वित्त मंत्री और प्रगाढ़ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान हुआ। बड़े फैसलों ने बदल दी थी भारत की तस्वीर। जुलाई 1991 अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म हुई। जून 2005 सूचना का अधिकार। सितंबर 2005 रोजगार गारंटी योजना। मार्च 2006 अमेरिका से न्यूक्लियर डील। जनवरी 2009 आधार स्कीम। अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार। एक बहुत ही महान हमारे देश के वो नेता लीडर थे जिन्होंने ऐसा शायद देश का कोई क्षेत्र नहीं जिस पे उन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हो। पहले तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने जो ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी की, लिबरलाइजेशन की, उसमें उधार किया हमारे इकोनॉमी में,
उससे देश आगे बढ़ पाया। उस वक्त ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज 10-15 दिन का ही रह गया था। उनकी नीतियों ने एक ही चीज पे नहीं, सब जगह पे देश को एक तस्वीर बदल दी थी। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे पहले तो लोकतांत्रिक जो एक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में सही मायने में महसूस करें कि वो हाँ देश के नागरिक हैं, उनका अधिकार है, उनको सूचना का अधिकार दिया, जिससे कोई भी नागरिक सरकार की किसी भी फाइल के प्रति कुछ जान सकता है। फिर बच्चे भविष्य हैं हिंदुस्तान के, उनके लिए शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन का उन्होंने बनाया। गरीबी बहुत भयंकर फॉर्म में देश में रही है तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट का उन्होंने दिया कि सभी को इतना अनाज इतने कम दाम पे मिले, बहुत ही कम पे वो उन्होंने किया। उन्होंने ये आधार कार्ड जो आज एक टेक्नोलॉजी के समय बहुत पहले बना, इसकी बहुत पहले की सोच थी, उन्होंने बहुत पहले इस पे काम किया और उसको शुरुआत उन्होंने करवाई थी, उन्हीं के समय हुआ। किसानों के लिए जमीन का जो एक्वायर करने का मुआवजा होता था बहुत ही कम होता था, मुफ्त जैसे सरकारें जमीन किसानों से ले लेती थी। इसके लिए फेयर कॉम्पनसेशन का कानून उन्होंने बनाया। दुनिया भर में उनकी इज्जत है और एक ऐसा बड़ा आज नुकसान हुआ है कि एक महान शक्ति जो हिंदुस्तान की थी, जो इतनी सादगी के साथ, इतनी नम्रता के साथ रहते, उनके पद इतने बड़े उन्होंने हासिल किए थे लेकिन उन पर कोई असर नहीं था। बिल्कुल नम्रता से सबसे बात करते, कैबिनेट की मीटिंग्स में जब होते एक एक मंत्री बीच में बैठे होते थे, किसी का भी विषय होता लेकिन सभी से राय लेके उस पर बात करते थे। एक कंसेंसस में, एक आपसी मेल जोल के साथ जो माहौल बने उससे फैसला हो उसमें मानते थे। अपना फैसला किसी पे थोपते नहीं थे, कम शब्द बोलते थे लेकिन उनकी बात में दम था, वजन था, काम वो काम करते थे, बोलते नहीं थे, किसी चीज का दिखावा नहीं था, बस अपने काम पे लगे हुए थे। एक कर्मयोगी थे, एक युग पुरुष थे वो सही मायने में देश के। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करना। भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते की रूपरेखा मनमोहन सिंह और संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा एक संयुक्त बयान में बनाई गई थी। समझौते के तहत भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने के लिए सहमत हुआ और सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधीन रखा जाएगा। इस समझौते पर 18 जुलाई 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद रखा जाएगा। इस समझौते के लिए उन्होंने अपनी सरकार दांव पर लगा दी थी लेकिन अपने फैसले पर अटल रहे। 2008 में अमेरिका के साथ हुआ भारत का ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते से मनमोहन की दृढ़ता को पूरी दुनिया ने देखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन इस ऐतिहासिक समझौते के भविष्य के परिणामों के बारे में आश्वस्त थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी सरकार का अस्तित्व दांव पर लगा दिया। असैन्य परमाणु समझौते ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ दलों को मनाने में सफल रहे। वामपंथी दलों ने इस डील का पुरजोर विरोध किया और सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। समाजवादी पार्टी ने पहले वाम मोर्चे का समर्थन किया था लेकिन बाद में उसने अपना रुख बदल लिया। अविश्वास प्रस्ताव में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सरकार बचाने में भी सफल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन में एक सफल अर्थशास्त्री, पॉलिसी मेकर और एक राजनेता के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे तो वे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने वाले महानायक भी रहे। एक ऐसे महानायक जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। देश उन्हें कई तरह से याद रखेगा। वो अर्थशास्त्री थे इसलिए शायद नेताओं की तरह भाषण कला उन्हें नहीं आती थी लेकिन कई बार संसद में उन्होंने अपने शायराना अंदाज से भाजपा नेताओं को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था।
आज भी लोग वो किस्सा याद करते हैं जब संसद में भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज और उनके बीच शेरो शायरी हुई थी। दोनों नेताओं ने शेरों शायरी के जरिए एक दूसरे को जवाब दिया था। किस्सा 23 मार्च 2011 का है। लोकसभा में वोट के बदले नोट विषय पर चर्चा हो रही थी और मनमोहन सिंह विपक्ष पर सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान नेता विपक्ष सुषमा ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा था, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता के कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। सुषमा स्वराज की तरफ कैमरे ने फोकस किया तो भाजपा नेता सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मनमोहन सिंह के इस जवाब पर सत्ता पक्ष ने काफी देर तक मेज थपथपाई थी, वहीं विपक्ष खामोश बैठा रहा था। सहजता से कहने की आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। एक ऐसा ही दूसरा किस्सा 27 अगस्त 2012 का है, जब संसद का सत्र चल रहा था। मनमोहन सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तब मनमोहन सिंह ने कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कैग की रिपोर्ट में अनियमितताओं के जो आरोप लगाए गए हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं और सरासर बेबुनियाद है। उन्होंने लोकसभा में बयान देने के बाद संसद भवन के बाहर मीडिया में भी बयान दिया। उन्होंने उनकी खामोशी पर ताना कहने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। विपक्ष के सवालों के शायरी से जवाब देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान में जन्मे मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मौन रहने वाले मनमोहन ने देश के लिए विकास की राह खोली। आधार कार्ड, मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीम्स को लॉन्च किया। उनकी पहचान राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही। People say I was a silent prime minister. देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। 2013 में भी लोकसभा में एक बार शायराना सीन देखने को मिला, जब मनमोहन ने कहा, हमें उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। जवाब में भाजपा की तरफ से एक बार फिर सुषमा स्वराज ने मोर्चा संभाला और कहा कि पीएम ने बीजेपी को मुखातिब होकर एक शेर पढ़ा है। शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ। एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उनके उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी,
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में देश हमेशा याद रखेगा।